चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। यू कांट सी माय रिकॉर्डिंग। ओके, अच्छा ये आप मैं साथ शेयर करता हूँ अपनी वीडियो स्टूडियो कोड। कल तक का जितना हमने काम किया था वो इसमें पड़ा होगा। तो ये क्या चीज़ है? अच्छा एक चीज़ आप लोगों के लिए मैं आज आपको एक इजाफी करवाऊंगा कि कुछ एक्सटेंशन होती हैं, ठीक है। एक्सटेंशन होती है जी आप लोगों के आसानी के लिए। जैसे विजुअल स्टूडियो कोड आप कर रहे हो, अब आप यहाँ पर अपना कोई भी चेंजिंग करते हो, आप यहाँ पे सेव करते हो, उसके बाद आप अपना ब्राउजर ओपन करते हो, उसको रीलोड करते हो और फिर जाके आप रिजल्ट देखते हो, ठीक है। तो इन चेंजेस से इसको सेव करने में और रीलोड करने में काफ़ी हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो हम क्या करते हैं जी, हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं जिसके साथ हम अपना लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो लाइव प्रीव्यू है इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। और ये एक्सटेंशन मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताई, क्योंकि आप लोगों को अगर पहले बता देता तो शायद इतनी इसकी समझ ना आती। अब बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने थोड़ा सा अब काम कर लिए है, आप लोगों को इसकी अहमियत और इसकी कदर का भी पता चल जाएगा, ठीक है। ये जी लास्ट पे आप लोग देखेंगे अपने ब्राउजर पे, तो आपको एक्सटेंशन की जो है वो आइकॉन नजर आ रहा होगा, आपने इस पर प्रेस करना है। यहाँ पर आपने लिखना है जी लाइव वीडियो, लाइव सर्वर। जब आप ये लिखेंगे तो आपको यहाँ पर एक एक्सटेंशन मिलेगी, ठीक है। उसको आप क्लिक करेंगे, मेरे यहाँ पर इंस्टॉल है ऑलरेडी। आप लोगों ने यहाँ पर एक इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, उसको आपने क्लिक कर देना, तो वो आपकी एक्सटेंशन के इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो उसका फ़ायदा क्या है जी, ये आपके पास HTML की आपकी फाइल है, आप राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। तो ये आपके पास लाइव सर्वर में ओपन हो गई है। ये देखिए, ये आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने थोड़ा सा इसका साइज कम कर लेना है। यहाँ पे इसको फिट कर लें और इसका साइज थोड़ा सा कम कर लें ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है जी, इसको हम यहाँ से इसको भी हम बंद कर सकते हैं, हमें भी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक फाइल ही है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें अपने सिर्फ कोड चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए जी, अब हमने यहाँ पर दिया हुआ हेडिंग, तो मैं इस हेडिंग को अगर ख़त्म करके लिखता हूँ, मैं अपना नेम लिख लेता हूँ मुस्तफ़ा। मैंने यहाँ पे कंट्रोल सेव किया और आप देखेंगे यहाँ पर आपका वो रेंडर होके रीलोड होके आपको वहाँ पर रिजल्ट दे दिया, ठीक है। तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है, आप लाइव देख रहे होते हैं आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है। इमेज जी, इमेज में ये होता है जी भाईजान कि आप लोगों ने, एक तो मेथड ये होता है कि मैं विड्थ राइट खत्म कर देता हूँ, कंट्रोल सेव आपने दबाना है, यहाँ पे सेव करेंगे वहाँ पर रीलोड करें खुद ही हो जाएगा, आप देखेंगे, ठीक है। तो जी एक तो ये मेथड होता है जी, आप जब इमेज का सोर्स लिखते हो तो इस सोर्स में आपने अपनी फाइल की डेस्टिनेशन देनी होती है, जो आपकी लोकेशन है फाइल की वो देनी होती है। अब मैं पहले इसी फाइल में अगर हूँ तो मैं उसका नाम लिख दूंगा, अगर मैं सॉरी, जिस फोल्डर में हमारी फाइल पड़ी है, अगर मैं उसी फोल्डर के अंदर मेरी पिक्चर पड़ी है तो मैं जस्ट पिक्चर का नेम लिख दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊं ये चीज, तो ये देखें जी, ये हमारी पिक्चर पड़ी है पिक्चर वाले फोल्डर के अंदर। अगर मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये पिक्चर वाला फोल्डर क्या है, बंद हो गया, ठीक है। ये आप लोग एक्सटेंशन उसकी डाउनलोड कर लें, उसके बाद देखें वो हो जाएगा।
ये हाफ हाफ लाइव सर्वर करने के बाद होगा? जी ये आपने खुद करना है, इसको एडजस्ट करना होता है। ये देखिए मैंने ये खुद इसको इतना छोटी इसके साइज करने के बाद इन दोनों को बराबर रख लिया है, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पे कोड में लिखो और यहाँ पे मुझे शो हो जाए। इसके अलावा आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अपने कोड को यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पर आप सेव करेंगे तो अपने ब्राउजर पे जाके आप देखेंगे तो आपको रीलोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जी। तो लाइव सर्वर का ये बड़ी मजे की चीज़ है, इसमें आपको लाइव पता चल रहा होता है कि आप काम, एक मिनट है मेरा, सॉरी, जब आप ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं तो फिर मुझे लगता है ये लाइव सर्वर आपको शो नहीं होता, ये अलग ही सर्वर बनता है, उसी के ऊपर आपको शो होना है। जब आपको इसको आप मिनिमाइज कर लेते हैं तो उसके बाद ये दोबारा लाइव सर्वर नहीं बनता, ठीक है, तो वो आपको रीलोड करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब जी हम कर रहे थे बात इमेज की, तो इमेज के लिए आपने यहाँ पर देना होता है जी सोर्स, और सोर्स कौन सा देना होता है, जहाँ पर आपकी इमेज पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ जी मेरी इमेज पड़ी है, जिस जिस फोल्डर में मेरी फाइल पड़ी है HTML की, उसी के अंदर ही मेरी इमेज पड़ी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पर उस इमेज का नेम लिख दूंगा, साथ में उसकी एक्सटेंशन लिख दूंगा, यानी कि इमेज डॉट जेपीजे है या PNG है तो मैं डॉट PNG लिख दूंगा, जेपीजे है तो डॉट जेपीजे लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास जो सोर्स है वो है जी पिक्चर। तो मैंने जब भी कोई नेक्स्ट फोल्डर में जो आपकी HTML की फाइल जिस फोल्डर में पड़ी है उसके अंदर अगर आपने एक और फोल्डर बनाकर उसमें पिक्चरें रखी हैं, तो आपने जब उस फोल्डर के अंदर जाना है तो आपने डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगानी है, उसके बाद उस फोल्डर का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको शो भी हो जाएगा नीचे, ये देखें जी पिक्चर शो हो रहा है। तो मैं क्या लिखता हूँ जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी पिक्चर, ठीक है। लिखने के बाद आप इस फोल्डर में अब खड़े हो, उसके बाद आपने फिर एक दफा फॉरवर्ड स्लैश लिखनी है। अब आप उस फोल्डर के अंदर चले गए हो, उसमें जो फाइल पड़ी है वो आपने यहाँ पर उसका नाम लिख देना है। मैं लिखता हूँ जी 1.jpg, डॉट जेपीजी फाइल है, डॉट जेपीजी, ठीक है। तो ये देखें, आप इसमें नाम भी लिख सकते हैं और दूसरे नंबर पे आप उसको डायरेक्ट जब आप सिलेक्ट करते हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको आगे वो बता देगा कि इसके अंदर आपने कौन सा एट्रीब्यूट ये आपको दिखा रहा है। इसमें आपने पिक्चर देख लेनी है, यहाँ से नहीं मिली, तो यहाँ पर आपने पिक्चर का लिख देना है जी 1.jpg को सेव करना है, या पिक्चर यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया हमने, ठीक है। ये ये देखें जी, आप लोगों पिक्चर यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, मुझे लगता है कि अब आपको पिक्चर लगाना आ गई होगी। तो आज हमने जी पढ़ना है जी स्टाइल। जैसे हमने कल पढ़ा था एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट में हम थोड़ा सा स्टाइल पढ़ा था, तो इसी तरह ही आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट स्टाइल। स्टाइल जैसे कि आप लोगों को पता था एट्रीब्यूट में क्या होता था, आप उस एट्रीब्यूट का नाम लिखते थे, नाम लिखने के बाद उसमें आप उसकी प्रॉपर्टीज दे देते थे, ठीक है। तो सॉरी, नाम लिखने के बाद उसकी वैल्यू दे देते थे आप एट्रीब्यूट का नेम लिखते थे और इसकी वैल्यू देते थे। अब क्या है एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होता है, वो एक वेबसाइट की या एक वो जो आप जिसमें भी आप वो एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो वो एट्रीब्यूट की खसूसियत बन जाता है, ठीक है, आइडेंटिटी बन जाता है उस एलिमेंट की। अब वो जो खसूसियत है उसमें उसकी मल्टीपल आगे कैटेगरीज होती है जिसे आप प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। स्टाइल क्या है, ये एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, आपने उन प्रॉपर्टीज को यूज करना होता है। सबसे पहले आप लोगों को पता चल गया ये जी स्टाइल क्या होता है। मैं यहाँ पर कमेंट में यहाँ पर एक दफा आपको लिख भी के भी दिखाता हूँ जी। सबसे पहले आपने लिखना होता है कि टैग नेम, टैग नेम कोई भी, जैसे कि ए में आप लगा रहे हो, पी पे लगा रहे हो, एच पे लगा रहे हो, कुछ किसी के ऊपर भी जो आप लगा रहे हो, ठीक है।
उसके बाद जैसे ये ऊपर पी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी स्टाइल। स्टाइल में आपने सिर्फ स्टाइल लिखना है, इज इक्वल लिखना है, और ये आपने सेमी कॉलन लगा देने है, कोटेशन लगा देनी है। अब इस कोटेशन के अंदर आपने लिखनी है जी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी होती नहीं है, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी कॉलन और वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद आएगा जी ये सेमी कॉलन। ये देखिए जी, ये आपका पैटर्न है किसी भी प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करवाने का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जी, पहले सबसे पहले क्या होता है जी, स्टाइल क्या है, एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट के अंदर प्रॉपर्टीज यूज होती है, प्रॉपर्टीज के अंदर प्रॉपर्टी की भी कोई वैल्यू होती है। जैसे हम स्टाइल एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू इज इक्वल टू और कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं, इसी तरह ही हम उसमें प्रॉपर्टी लिख सकते हैं और प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पर मैं एक ये मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है जी जी, ये जो आपने अभी बताया इसे एक्सप्लेन कर दें आप। एक्सप्लेन में फॉर वही एग्जांपल इसकी एग्जांपल दे दे कोई। जी मैं वही दे रहा हूँ, आप देखें, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी, ठीक है। ये देखिए जी, अब मैं आपको पता चल गया प्रॉपर्टी आती है, उसके बाद उसकी वैल्यू आती है। अब मैं यहाँ पर ये पैराग्राफ है मेरा, मैं इसको सेव किया मैंने। आप ये देख रहे हैं, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसमें आपने क्या करना है जी, सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखनी है। मैं अब यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी इसका मैंने कलर जो है बैकग्राउंड का वो चेंज करना है। मैं यहाँ पर लिखूंगा जी बैकग्राउंड। ये नीचे आपको मल्टीपल इसकी प्रॉपर्टीज खुद ब खुद ही शो हो रही है, ठीक है। तो ये जब आप स्टाइल सीएसएस करेंगे तो उसमें ये सारी क्लियर होंगी। अभी मैं जस्ट आपको एक दो बीच में से बता देता हूँ ताकि आपको वो जो स्टाइल वाला पोर्शन है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। ये मैंने बैकग्राउंड कलर को क्लिक किया। अब ये देखिए उसके बाद ये कॉलम आ गए हैं, यानी कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, वैल्यू आपने क्या देनी है, जो आपने इसको कलर देना है। मैं इसको कहता हूँ जी पिंक कलर, पिंक। इसको मैं सेव करूंगा तो आप देखेंगे उसके बैकग्राउंड पे पिंक कलर आ गया, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हमने ये यूज कर ली है। अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी जो फॉन्ट का कलर है वो चेंज हो जाए। मैं लिखता हूँ फॉन्ट, फॉन्ट के कलर को अगर चेंज करना है तो आपने उसमें फॉन्ट लिखना, आपने जस्ट कलर लिख देना है सिंपल, तो वो ऑटोमेटिकली जो आपका फॉन्ट है उसको कलर दे देगा, ठीक है। एक तो मेथड ये होता है कि आप पूरा लिखें और उसमें आप सेमी कोलन सारा खुद डालें, और एक ये होता है कि जो नीचे आपको शो हो रहा है आप जस्ट एंटर। अब ये फर्स्ट अगर आप एंटर करेंगे तो जो फर्स्ट पे शो हो रहा है वो प्रॉपर्टी खुद ब खुद ही यहाँ पर ले लेगा। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसने कलर को लिया है, उसके बाद आपको ये वैल्यू की आपको ऑप्शन छोड़ दिया है, यहाँ पर आप अपनी कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। मैं ये वैल्यू डालना चाह रहा हूँ जी, आपका जो फॉन्ट का कलर है वो व्हाइट हो, ठीक है। तो मैंने व्हाइट लिख दिया यहाँ पे, इसको सेव करूंगा तो आप देख रहे हैं कि आपके लाइव ब्राउजर पे उसने क्या किया है जी, फॉन्ट का कलर व्हाइट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं जो आपके स्टाइल पोर्शन में यूज होती है, ठीक है। इसी तरह ही एक प्रॉपर्टी में यहाँ पर आपको और बताता चलूं, फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली क्या चीज़ है। फॉन्ट फैमिली होता है जी, आपने कोई भी जो एक फॉन्ट है उसको आपने बताना होता है वो कौन सा फॉन्ट हो। जैसे कि हम यूज़ करते हैं और अपना वर्ड में हम क्या करते हैं जी, हम एक असाइनमेंट लिखते हैं और उसके ऊपर उसके बाद उसको एक हम फॉन्ट लगा देते हैं जी, वो टाइम रोमन हो सकता है, वो एरियल हो सकता है, वो कैलबरी हो सकता है, या कोई भी फॉन्ट, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं जी फॉन्ट फैमिली। आपने स्टाइल के अंदर ही क्या काम करना है जी, इसको प्रेस कर लेता हूँ तो क्या गया जी, ठीक है। आपने स्टाइल के अंदर ही देना जी फॉन्ट, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है फैमिली, ये आपको अब फॉन्ट फैमिली उसने दिखा दी है, इनमें से कोई भी आप फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये आप अगर मैं ये फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट करता हूँ, इसको सेव करके ब्राउजर पे देखता हूँ तो मेरे फॉन्ट का डिज़ाइन जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड में चीज़ होती है जी फॉन्ट का साइज। ये मैंने फॉन्ट फैमिली ख़त्म किया तो इसको मैं दोबारा सेव करूंगा। आप लोगों ने आप फोकस करना है अपने ब्राउजर के ऊपर, जो यहाँ पर व्हाइट कलर का आपके पास टेक्स्ट शो हो रहा है उसके फॉन्ट पे आपने और करना है। मैं यहाँ से सेव किया मैंने, तो ये देखें जी वो पहले वाला फॉन्ट वापस आ गया, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं जी, आप फॉन्ट को कोई साइज दे सकते हैं। साइज कैसे दे सकते हैं, अब वो भी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है इस एट्रीब्यूट की, स्टाइल की। मैं लिखता हूँ जी फॉन्ट, सेकेंड नंबर पे है जी साइज।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 200 पिक्सल। इसको मैं सेव करूँगा तो उसका साइज आप देखेंगे कि वो बड़ा हो गया। ये देखेंगे 200 पिक्सल हो गया। ठीक है, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा है, आप इसको जी 100 पिक्सल कर दें। सेव किया तो ये छोटा हो गया, ये भी बड़ा है, 50 कर दें। आप किसी भी प्रॉपर्टी को अगर डिलीट करना चाह रहे हो उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो पूरी सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, मैं ये 50 लिखा और पिक्सल लिखा और कंट्रोल सेव किया तो आप देख रहे हैं जी ये हमारे फाउंट का साइज हो गया। चैट में जी तो अच्छा जी, इसके बाद आता है जी टेक्स्ट अलाइन। यानी कि आप लोगों ने अगर लिखा है, मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हम इसको दे लेते हैं ये मुस्तफा वाले को। मैं ये चाह रहा हूँ जी इसका मैं एक मैंने इसी को ये चले ये मैं डिलीट कर देता हूँ, वेब पेज रहने देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सेव। ये देखें जी अब यहाँ पर शो हो रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये सेंटर में चला जाए। ठीक है, तो उसके लिए जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो है जी फॉन्ट। यहाँ पे होगा जी अलाइन, सॉरी टेक्स्ट। टेक्स्ट को हमने सेंटर में लेके जाना, हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन। ये क्लिक करेंगे, इसके बाद ये यहाँ पर आपको बता देगा कि आप लोग अपने फॉन्ट को कहाँ पर करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी सेंटर। इसको सेव करूँगा तो ये मेरा टेक्स्ट क्या है, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मल्टीपल आपके पास कैटेगरीज, मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं जो आप अपने टेक्स्ट सेशन में स्टाइल सेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल बेसिकली क्या है, एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट के आगे मल्टीपल आपके पास प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो मैं ये लाइव सर्वर से दूसरे सर्वर पे चलता हूँ, उस पर मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये देखें ये आपका फॉन्ट सेंटर में आ गया। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमने जो चीज़ सीखनी है, आप लोगों ने लिंक लगाना सीख लिया है। मैं आज आपको करवाता हूँ जी लिस्ट। HTML के अंदर ये मैं सारा रिमूव कर रहा हूँ बॉडी से यहाँ तक। आज हमने जो मेन चीज़ पढ़नी है वो है जी लिस्ट। HTML के अंदर जो लिस्ट है जी वो दो तरह से भी आप कर सकते हैं। एक होती है जी ऑर्डर लिस्ट और एक होती है जी अनऑर्डर लिस्ट। मैं कमेंट में लिख देता हूँ लिस्ट। ठीक है, तो दो तरह से आपकी लिस्ट होती है, एक होती है ऑर्डर और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी होती है जी, आपने अपनी वर्ड के में कोई भी एक असाइनमेंट बनाई होगी, उसमें आप क्या करते हो कि आप लोग उसमें बुलेट्स लगा लेते हो, उसमें डॉट लगा देते हो, उस पर चेक का निशान लगा देते हो। ठीक है, तो वो आपकी जो लिस्ट होती है उसे आप कहते हो अनऑर्डर्ड लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट वो होती है जिसमें आप नंबरिंग शो करवा देते हो, ABC शो करवा देते हो, या रोमन में कोई भी वर्डिंग में आप उसके साथ एक मार्क लगाते हो। जैसे 1 2 है, आप उसको एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको रोमन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या ABCD इस तरह उसको रिप्रेजेंट करते हो, तो उसे हम कहते हैं जी ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे जी अनऑर्डर लिस्ट। उसके लिए जो टैग है वो है जी UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये जो आपकी लिस्ट के लिए आपने टैग लगा, दोबारा रिपीट करिए। अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें आप उसको कोई नंबरिंग शो नहीं कर रहे होते, आप जस्ट उसमें उसके साथ चेक पॉइंट या डॉट या वो जो टिक लग जाता है आपकी वर्ड की फाइल में। जब आप असाइनमेंट बनाते हो तो आपने 5 पॉइंट लिखे होते हैं और साइड पे एक स्टाइल देने के लिए टिक लगाए होते हैं। तो वही काम हम इसमें HTML भी करते हैं कि हमारी जो लिस्ट होती है उसके साथ हम डॉट या चेक पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में लगाते हैं। अब अनऑर्डर्ड के लिए आपने जो लिस्ट बनानी है, लिस्ट क्या है, लिस्ट बेसिकली आप मल्टीपल चीजें इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपकी एक मोबाइल शॉप है तो आप उसमें 10 12 15 किस्म के आपके पास मोबाइल है, तो आप क्या करते हो, आप उन सब की एक लिस्ट बना लेते हो। आपने बहुत सी वेबसाइट देखी होगी जिनमें कैटेगरीज का एक उन्होंने पोर्शन अलहदा से सेक्शन बनाया होता है। आप उस कैटेगरीज को क्लिक करते हो तो उसमें मल्टीपल कैटेगरीज आपको बता रहा होता है जी। जैसे आप नेटफ्लिक्स में या यूट्यूब पे देखते हो, या
आप अमेजोन ओपन करते हो, उसमें कैटेगरीज ओपन करते हो, तो उसमें आपको मल्टीपल कैटेगरीज दिखा रहा होता है। ये जी बैग का पोर्शन है, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैग जितने भी हैं, जिस तरह के भी हैं, वो शो हो जाएंगे। ये शूज का पोर्शन है, ये ड्रेस का पोर्शन है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो एक लिस्ट बनी होती है, उस लिस्ट के पीछे हमने लिंक लगाई होती हैं। जिस जैसे ही वो शूज पे क्लिक करता है तो वो लिंक क्या करता है जी, शूज वाले पेज के ऊपर ले जाता है, ठीक है। तो उसके लिए लिस्ट होती है। उसके बाद एक लिस्ट का सबसे ज्यादा जो यूज है वो आपका मेन्यू बनाने के लिए होता है, ठीक है। आपने ऊपर 5 बटन लगाने हैं, होम, अबाउट अस, मेन्यू, कैटेगरीज, कंटेक्ट अस। तो इन सबको आप लिस्ट इन एक बनाते हो, उस लिस्ट के अंदर आप ये सारी चीजें लिखते हो, तो वो आपका, उसके बाद उसको आप स्टाइल देके आप मेन्यू बार बना लेते हो। उस लिस्ट के जो आपने आइटम बनाए होते हैं, या वो बॉक्स बनाए होते हैं, या होम बटन जो बनाए होते हैं, उसके पीछे आप एक लिंक लगा देते हो कि जब भी क्लाइंट इसको प्रेस करे तो वो डायरेक्ट उस लोकेशन पे चला जाए जहां पर होम के बारे में हमने पेज डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये यूएल होता है जी लिस्ट के लिए। इसके अंदर होते हैं जी लिस्ट के आइटम, ठीक है। तो उसके लिए हम LI यूज करते हैं। चार्जिंग लगा दूं। लिस्ट आइटम के लिए हम यूज करते हैं जी LI को, LI टैग। इसमें अब हमने अपना लिस्ट, LI का मतलब है लिस्ट आइटम, ठीक है। तो इसमें हमने अपनी आइटम लिखनी है। मैं लिख लेता हूँ, मैं फोन लिख लेता हूँ, एप्पल फोन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, Ctrl+C, और इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें कैटेगरीज आप चेंज कर सकते हैं, जैसे एप्पल है तो मैं इसको नोकिया कर सकता हूँ। इसको हम कर देते हैं जी ओप्पो, को कर देते हैं जी वीवो, और इसको हम कर देते हैं जी सैमसंग, ठीक है जी। ये मैंने क्या किया जी, मैंने एक लिस्ट बना ली है। इसको मैं सेव करूंगा अपने ब्राउजर पे जाके, जब इसको रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास डॉट के साथ में चेक पॉइंट डॉट लगे हुए हैं, डॉट के साथ एक आपके साथ आपको लिस्ट शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जी इसमें आप LI के अंदर ये जो आपके पास पोर्शन है, इसे आप कहते हो जी अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके बाद आता है जी ऑर्डर्ड लिस्ट। इसको मैं पूरे को कॉपी करता हूँ जी, Ctrl+C, और इसी को दोबारा मैं पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+V। और ये UL टैग है, इसको मैं OL टैग के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी और अनऑर्डर्ड लिस्ट थी ओएल टैग हमारी। क्या होता है? OL टैग होता है जी ऑर्डर्ड लिस्ट, अच्छा UL होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैंने इसको सेव किया, अपने ब्राउजर पे जाके मैं रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे उसके साथ चेक पॉइंट आ रहे हैं, और इसके साथ 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसकी टाइप चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन करवाता हूँ जी टाइप। टाइप के बाद यहाँ पर ये आपको शो करवा रहा है, आपने 1 2 में लिखना है, ABC ए में लिखना है, कैपिटल में या स्मॉल में, आई में लिखना है, या रोमन वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो मैं इसको अगर ये कर देता हूँ, या तो यहाँ से मैं सेव करूंगा, अपने ब्राउजर पे जाऊंगा, इसको रीलोड करूंगा, तो आप देखेंगे ABCD आपका वो चेंज हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये एक लिस्ट और होती है जिसे आप कहते हो डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है जी? डिस्क्रिप्शन लिस्ट ऐसी होती है कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जैसे हम एक डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, पहले हम उस डेफिनेशन का नाम लिखते हैं, नाम लिखने के बाद हम उसके अंदर कोई भी डाटा इंसर्ट करते हैं, जैसे कि ऊपर हमने लिख दिया जी कंप्यूटर, तो उसके बाद हम थोड़ी सी लाइन छोड़ के आगे लिखते हैं जी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, या कुछ भी ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो इसी तरह ही आप इस एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाते हो, उसका टैग है जी DL, ठीक है। तो इस लिस्ट के अंदर आप अपनी वो जो आपका डाटा है, जो आपकी सॉरी डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जैसे आप डेफिनेशन जिस चीज़ की लिख रहे हो, आप वो जिस चीज़ की आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने वो लिखना है, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो जी, उसके लिए टैग यूज होता है DT,
डिस्क्रिप्शन टाइटल DT, ठीक है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ जी कंप्यूटर, कंप्यूटर, और उसके बाद अब मैंने इसकी लिखनी है ये डिस्क्रिप्शन। इसके लिए मैं टैग यूज करूंगा DD, ठीक है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। ये एक लेटेस्ट मैंने डेफिनेशन लिखी है, वो कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन वो तो सारी पढ़ते हैं, लेकिन ये बेस्ट डेफिनेशन मुझे लगती है, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर किसी काम का नहीं, हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं, इसलिए यहाँ पर एंड का लफ्ज यूज किया और का नहीं किया, ठीक है। ये मैं जनरल बात है, इसको मैं सेव करता हूँ अपने ब्राउजर पे जाकर रीलोड करता हूँ, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर शो हो रहा है और उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिख दी है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है जी। क्लियर है ये चीजें? सर दोबारा इसमें बता रहा थोड़ा सा। ये मीटिंग का इसमें टाइम 1 slide मिनट रह गया है, तो मैं दोबारा मीटिंग ज्वाइन करवाता हूँ आप लोगों की, तो उसमें ये क्वेश्चन आप दोबारा मुझसे पूछिएगा, ठीक है।